नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं, लेकिन दोनों देशों के कुछ लोगों को लगता है कि रिश्ते सुधरने चाहिए, जिसे लेकर दोनों देशों के तकरीबन 117 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिख डाली है। इसमें टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुनने की अपील की गई है, जिससे दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इनमें भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी के सांसद मनोज झा समेत कुल 61 लोग शामिल हैं। लेकिन इस चिट्ठी के बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 2025 का पहलगाम, 2019 का पुलवामा, 2008 का मुंबई, 2002 का अक्षरधाम मंदिर, 2001 के संसद पर हुए आतंकी हमले समेत कई दूसरी बड़ी घटनाओं को क्या नजरअंदाज कर देना चाहिए और एक बार फिर से कोशिश की जानी चाहिए अच्छे संबंधों को लेकर। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शिवदान सिंह जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। शिवदान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अटल खंडेलवाल जी। अटल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवदान जी, मैं सबसे पहले आपका ही रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगा। ये जो आतंकवादी घटनाएं जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, क्या आतंकवाद और जो बातचीत है दोनों एक साथ संभव है क्या सर? देखिए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये आतंकवाद का शुरुआत जो हुई है उसका मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वहां की सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए ये कश्मीर का मुद्दा उठाया और जिससे कि पाकिस्तान की पूरी जनता को ये दिखाने की कोशिश की कि भारत हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसके अलावा वहां की पाकिस्तान की सेना ने वहां की आम जनता पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और मुस्लिम कट्टरपंथ के लोगों ने अपना सबसे पहले आतंकवाद को शुरू किया था इन्होंने अफगानिस्तान में। जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी तो अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान के सारे मदरसों में आतंकवादी तैयार किए, जिन्होंने पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जाकर के रूसी सेना से युद्ध किया और रूसी सेना को बाध्य किया वहां से जाने के लिए। उस जो वहां से आतंकवादी तैयार किए थे वो खेप उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर में सप्लाई करनी शुरू कर दी और इस प्रकार से उन्होंने भारत में भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में भी आतंकवादी गतिविधियों को चलाया और उसका समाप्ति हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। इस प्रकार से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं ये वहां के कट्टरपंथी सोच के परिणाम है और ये सब वहां की पाकिस्तान की सेना ही इनको एनकरेज करती है और पाकिस्तान की ISI इसको नियंत्रण करती है इस पूरे को। इसलिए जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो वहां की सेना के इशारे पर हो रही हैं और वहां की सेना जो है ये सब इसलिए कर रही है जिससे उसका वर्चस्व, उसका प्रभुत्व पूरे पाकिस्तान में स्थापित रहे। वहां पाकिस्तान की सेना के इन्हीं अत्याचारों के कारण ही पाकिस्तान का दो हिस्सों में बंटवारा हुआ, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान रह गया। और यदि पाकिस्तान की सेना ने अपने से एटीट्यूड नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी उससे अलग हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो आतंकवाद है ये वहां की कट्टरपंथ का परिणाम है और उस कट्टरपंथ को बढ़ावा वहां की सेना ने दिया है। इसलिए वहां की सेना को जब तक अपना रुख नहीं बदलेगी तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते ये नहीं सुधरेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अटल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, बीजेपी किस तरीके से इस लेटर को देखती है, क्योंकि 117 लोग हैं जिसमें पाकिस्तान के भी लोग हैं और भारत के लोग भी शामिल हैं। देखिए, बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि बातचीत का कोई विरोध नहीं है। आतंकवाद के साथ बातचीत कैसे हो, माने टेरर एंड टॉक कैन नॉट बी गो टुगेदर, ये एक इशू है। अगर विश्वास की शुरुआत पाकिस्तान करता है और वो अपने यहाँ से घुसपैठ रोकता है, वहां जो ढांचे बनाए सेना के समर्थन से आतंकवादियों के उसको नेस्तनाबूद करता है और जो भारत विरोधी तत्व जो कि वहां रह रहे हैं, दाऊद या हाफिज सईद, टाइगर मेनन, जाकिर रहमान, साजिद मीर और अन्य, इन सबको सौंप दे भारत को, कोई इशू नहीं है। देखिए, बात ये है कि भी हमारा किसी भी तरीके, किसी भी कॉस्ट पे शांति स्थापित हो, केवल हमारी जनता की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता रहेगी ही रहेगी।
सुरक्षा की बेस पे हम अगर कोई कहे कि भाई ये शांति वाली बात आगे बढ़ाओ, तो ये संभव किसी भी देश के लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। स्थायी शांति का जिम्मेदार पाकिस्तान है। और हमारे को न कल गुरेज था न आज गुरेज है। शांति अगर होती है, दोनों देश मिलकर डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं। और देखिए एक और बात जो दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से ये 61 लोग जिन्होंने इस तरीके का लेटर लिखा है, वो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं इनमें से जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। तो यदि वो एक तरफ भारत की अस्मिता या संस्कृति का विरोध करते हैं और उसकी कॉस्ट पे वो शांति की बात करते हैं, तो ये मेरे को जहां तक लगता है ये दोहरी चरित्र वाली भूमिकाएं जो अदा करते हैं, उसके बेस पे नहीं, पाकिस्तान को सख्त रुख अपनाते हुए अगर शांति की पहल करनी है, तो वहां से आतंकवाद को, आतंकवादी स्ट्रक्चर्स को और भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना होगा। उसके बातों से नहीं या लेटरबाजी से नहीं, उसके प्रमाण देने होंगे। हम तैयार हैं, हमने ऐसी कोशिशें कई बार की है, लेकिन ढाक के 3 पात वही हुआ जो कि होना था। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमने बहुत सफर किया है, हमारे लोगों ने हर पब्लिक प्लेस पर उसका अनुभव किया है। तो अब जबकि थोड़ी आतंकवाद को लेकर के कठोर सरकार है, तो पाकिस्तान को बातों से नहीं, कुछ ठोस कार्रवाई कर करके ये सबूत देना होगा कि वो शांति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो हम तैयार। चलिए ठीक है, एकलव्य जी आपका रिएक्शन सर, ये लेटर जो लिखा गया है इसमें भारत के भी 61 लोग शामिल हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है। उसमें से वो लोग भी हैं जो धारा 370 को खत्म करने की या हटाने की एक तरीके से विरोध करते हुए नजर आते थे। देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी समय से एक अमन की आशा के नाम पे अमन का तमाशा जो चलते रहा है एक्चुअली। अब मैं समझता हूँ कि जो भारत की जनता है एटलीस्ट इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। आप देखेंगे कि ये जो सो कॉल्ड ओपन लेटर लिखा गया है, जिन लोगों ने इसे लिखा है, मैं तो इसे गिरोह मानता हूँ। इसमें प्रोफेसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो इनकी जो मंशा है, देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है दीपक जी कि वैसे तो आप अगर इन नामों को ठीक से पढ़ेंगे, ये 61 नामों को, तो दिखेगा कि ज्यादातर लोग जो हैं, जिनके लिए एक टर्म होती है ना, फूके हुए कारतूस, ये फूके हुए कारतूस हैं। इनको ज्यादा जनता इनको कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। लेकिन फिर भी मैं ऐसा जानना चाहता हूँ इन लोगों से, एक जो बेसिक चीज है वो ये है कि भाई इंडिया का जो एक बेसिक पॉलिसी है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी स्पष्ट किया था। तो इस पे इनका क्या रवैया है, इनको क्लियर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ के लोग हैं उनको भी एक बात क्लियर करनी चाहिए कि भाई वो शहबाज शरीफ को ये एड्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि वहां पे सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है इस समय पे वो तो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर ने तो स्पष्टता से पहलगाम की घटना के पहले लंदन की धरती पे एकदम पूरे वर्ल्ड को एड्रेस करते हुए एक बार कहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो जब हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर तुम हिंदू के नेशन से क्यों बात करना चाहते हो भाई पीस की। तो और दूसरी बात दीपक जी, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि देखिए 2007 में यूपीए सरकार के टाइम में जो एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करा था, उसके आधार पे ये लोग कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या था कि हमें अपने बॉर्डर्स को रीड्रॉ नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल उसी को बॉर्डर मान लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पीओके हमेशा के लिए अपने हाथ से जाने दें। दूसरी बात, ये जो बात करते हैं स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर के लिए, तो क्या मतलब 370 धारा हटा के और जो हमने कश्मीर को सदा के लिए भारत का एक जो अभिन्न अंग बना लिया, क्या उस पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लें? तो दीपक जी देखिए बात बड़ी क्लियर है कि, और इसके एक अगर आपकी अनुमति हो तो 30 सेकंड की एक बात और रख दूं कि दीपक जी देखिए इसके जो राजनीतिक इम्प्लीकेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये इसमें जितने नाम हमें भारत
की तरफ से जो दिखाई दे रहे हैं, ये 61 नाम, ये ज्यादातर ये ऑपोजिशन का जो इकोसिस्टम है, इनफैक्ट कुछ तो जैसे मनोज झा, फारूक अब्दुल्ला, ये सब तो ऑपोजिशन पार्टीज के ही लोग हैं। तो अगर इनका यही रवैया है, हमारे भारत में इतने लोगों ने जो अपनी मतलब शहीद हुए हैं, हमारे सोल्जर्स, अब तो सिविलियंस ने भी अपनी जो जान गंवाई है, उसके बाद अगर इनका ये रवैया है तो फिर जनता अपने हिसाब से तय कर लेगी कि इनसे जुड़ी हुई पार्टियों को उन्हें क्या उनका इलेक्शंस में भी क्या उनको वोट देना है या नहीं देना है, वो तय कर लेगी। और अंत में ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो लेट हो गए या उस डिबेट में आए ही नहीं है? देखिए, कांग्रेस इस डिबेट में शामिल नहीं हुई है एकलव्य जी, और मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा दीपक जी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें जो कुछ नाम हैं वो कांग्रेस को एम्बैरेस करेंगे, तो कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस तरह के कृत्य करने से कांग्रेस उन्हें रोके। ठीक है। शिवदान जी, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए तो उसके बाद में कारगिल में घुसपैठ कर दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं पाकिस्तान में लाहौर के अंदर, तो उसके बाद में पठानकोट पर हमले की कोशिश कर ली जाती है, यहां पर आतंकवादी घुसपैठ हो जाती है। तो ये सब चीजें संभव है क्या? एक तरफ वो हमारी पीठ पे छुरा घोंपता रहे और दूसरी तरफ हम बातचीत के लिए शांति की बातें करते रहे। देखिए, वहां की जो सेना है, जब भी यह महसूस करती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य होने की दिशा में जा रहे हैं, तो वो फौरन कोई ना कोई ऐसा एक्शन करती है जिससे कि रिश्ते दोबारा टेंस हो जाएं और दोनों में एक दूसरे के अंदर तनातनी हो जाए। तो इसलिए ये जो बेसिक इशू है, जो इतने भी इंटेलेक्चुअल्स या बुद्धिजीवी लोगों ने जिन्होंने ये लेटर साइन किए हैं या जो भी लोगों ने किया है, वो एक थॉट प्रोसेस शुरू किया है, मगर इस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा कि मेरे इससे पहले साथी ने बोला है कि ये जो जितने भी इस तरह के आतंकवादी जो गतिविधि चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, इनको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये जब ही होगा, इस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की यदि सोचेंगे तो पाकिस्तान को, अपनी सेना को ये बताना पड़ेगा कि अभी आप जो आतंकवादी उसको समूह को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा, इन आतंकवादी कैंपों को तो बर्बाद करना पड़ेगा और उसके बाद समाप्त करके तभी रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे। अदरवाइज जब तक ये सेना वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती रहेगी, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाएंगे। और ये एक बुद्धिजीवियों को केवल थॉट है, विचार है, जो उन्होंने अपने हमारे बुद्धिजीवियों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया है, उनके बुद्धिजीवी वहां के प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया है। दोनों प्राइम मिनिस्टरों को उन्होंने विचार अपने बता दिए हैं, मगर इस विचार को लागू करने के लिए यही है कि यदि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में इतनी ताकत है नहीं कि वो अपनी सेना को ये बोल सके कि आप इस बात को बंद कर दीजिए। इसलिए ये जो विचार उठा, अच्छा है विचार, मगर ये विचार इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां की जो सरकार है, वो अपना प्रभुत्व सेना पर स्थापित नहीं कर सकती, और सेना जो है पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों को बात नहीं मानेगी। वो अपनी मर्जी से काम करेगी और वो अपना एग्जिस्टेंस बना के रखेगी, इसलिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो आतंकवाद को बढ़ावा देती रहेगी और ये इस तरह के दोनों के रिलेशन खराब होते रहेंगे। देखिए शिवदान जी, जैसा मैंने अभी अटल जी से भी चर्चा की थी, बीजेपी के जो प्रवक्ता, कि ये इनमें वो लोग भी शामिल है जो धारा 370 हटाने का है, उसे खत्म करने का विरोध कर रहे थे। उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन वो भी हैं जो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का प्रेम जग जाता है कई बार, देखिए हमारे सैनिकों की शहादत को भूलकर। ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं ना, जो जनता का अपना वो चाहते हैं वोट लेना, तो ये एक प्रकार का, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित ऐसे एजेंट बैठे हुए थे जो अपना प्रभुत्व स्थापित करके वहां का जो 370 का कानून ऐसा था कि इस प्रकार के लोगों पे हाथ नहीं डाल पा रहा था कानून, जिसके कारण ये इसके जो एजेंट थे, स्लीपिंग एजेंट पाकिस्तान के, वो आराम से जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रहे थे। और वो स्लीपिंग एजेंट जो थे, वो इन पॉलिटिशियंस को वोट दिलवाते थे, जिसके कारण तरह तरह के जो जम्मू कश्मीर में जो शासन हुआ है बहुत सी पार्टियों का, वो उनके द्वारा ही हुआ है। तो इसलिए ये जो लोग जो उनको इस तरह का लेटर लिख रहे हैं, जिनमें कि जो लोग अब जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम आया है, महबूबा मुफ्ती का नाम आया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने और वहां के इस तरह के स्लीपिंग एजेंटों से मदद ली और अपना प्रभुत्व स्थापित, अपना राज शासन स्थापित किया। तो इसलिए
ये लोग जो हैं इस प्रकार के एजेंटों को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये धारा 370 जो मांग रहे थे वापस, इनका उद्देश्य यही था जिससे कि जम्मू कश्मीर में कानून का शिकंजा ऐसे लोगों पर ना कसा जा सके और जो विकास के जो रास्ते हैं वो आम पब्लिक के लिए ना पहुंच सके। इसलिए और वहां का जो धन जाता था सेंटर से वो सारा का सारा पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन बट जाता था, आम जनता के पास वो पूरा का पूरा विकास का धन पहुंचता ही नहीं था। इसलिए अब इनको तकलीफ हो रही है और वो जो है वो धारा 370 को वापस लाने की कोशिश इन्होंने बहुत की है, मगर अब धारा 370 जम्मू कश्मीर वापस नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। एकलव्य जी, इस तरीके के जो लेटर लिखे जाते हैं कुछ लोगों की तरफ से, क्या भारत की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं होती है, देश की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं होती है, क्या उनको नजरअंदाज किया जाता है? देखिए दीपक जी, मैं मतलब कर्नल साहब से थोड़ी उनकी क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो इन लोगों को जो ये बुद्धिजीवी बता रहे हैं, मेरी समझ में ये लोग बुद्धिजीवी नहीं बुद्धूजीवी हैं। देखिए एक चीज को समझें दीपक जी कि ये लोग जो हैं, ये ज्यादातर आप इनका जो बैकग्राउंड देखेंगे, ये जो 61 लोग हैं, ये लोग हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैमफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, जहां पे कि पाकिस्तान की भी जो एलीट सोसाइटी है उसके बहुत सारे लोग वहीं पे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और उस समय से इन लोगों के संबंध आपस में स्थापित रहे हैं और इनको लगता है कि आपस में साथ में बैठ के यदि उन्होंने महंगी शराब पी है, बहुत रेयर सिगार्स पी हैं, तो उससे जो इनके संबंध, जो म्यूजिक का इनका कॉमन शौक होता है, गजल गा लेते हैं, साथ में सुन लेते हैं, तो इनको लगता है कि वही संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकते हैं, भारत के आम व्यक्ति और पाकिस्तान के आम व्यक्ति में होते हैं। परंतु ऐसा सच नहीं है। सच्चाई यह है कि इन्होंने दोनों तरफ की एलीट लाइफ देखी है और जी है, परंतु इनका कोई ग्रास रूट कनेक्ट नहीं होता। ग्रास रूट पे क्या स्थिति चल रही है वो आपने देखा होगा कि इनके जो लीडर्स रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम अलामा इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना के समय से लेके आसिम मुनीर तक, जो बताते हैं, जिनकी सोच ये है कि हम हिंदूज के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने आप को, वैसे तो अब बहुत लेट हो चुका है इनके लिए कि ये अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को रिविजिट करें, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा दीपक जी, ये जो इनका अमन की आशा के नाम पे अमन का तमाशा है, ये इसको अपने साथ लेके ही अल्लाह को प्यारे होंगे। ठीक है अटल जी, मेरा आपसे सर सवाल ये, क्या पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करने का, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दे तो उसके बाद क्या कोई बातचीत शुरू हो सकती है? हवाई सेवा वापस से शुरू हो सकती है पाकिस्तान के लिए? क्या यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं? दीपक जी, ये आप कह रहे हैं ना कि आश्वासन दे, तो जब आश्वासन दे सकता है पाकिस्तान, तो फिर उसके लोग वो सब ठोस कार्रवाई भी कर सकते हैं। वो दे देना हमको, ये 5 लोग मैंने बताए थे, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मैनन जैसे बहुत सारे भारत विरोधी लोग हैं, उनमें 2-4 ही पकड़ के दे दे कि साहब ये लीजिए, तो हम ये मानेंगे कि अब शायद उन्होंने मतलब उनका शायद मन, ये विचार चेंज हो गया है, उनका कार्यशैली में कुछ बदलाव आया है, तो फिर जाकर के समझ में आता है। केवल आश्वासनों से भारत ने बड़ी मुश्किलों से ये स्थिति पाई है आज की तारीख में, जहां पर कि भारत अब इकोनॉमिकली, डिफेंस के रूप में और इनफैक्ट हम साइंटिफिकली भी, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के जो जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम वहां से आगे बढ़ चुके हैं। हमारा मैनेजमेंट जनता के साथ, आप एक बार वहां के लोग जो, एक तो भारत के साथ वाला कश्मीर है, एक जो पाकिस्तान ने जो रोक रखा है कश्मीर, उसके दोनों की जो जमात है, जो लोग हैं, उनके जीने का स्तर भी चेंज हो गया है। हमारे ये प्रयास रहे, निरंतर प्रयास रहे, तो अभी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग देखते हैं कि इनका जो हमारे इन्हीं के दूसरे जो कश्मीर है, उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके तालीम ले रहे हैं, अलग अलग जगह से डिग्रीज कर रहे हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब देख रहे हैं। अगर वहां पर
प्रायोजित ये आतंकवाद पाकिस्तान या ये लोग नहीं करें तो आज कश्मीर में डेवलपमेंट तेजी से आ रहा है, ये दिखता है ना। तो वहां की आवाम में भी ये है। शशि थरूर जी की टिप्पणी से नाराज भी है कांग्रेस। देखिए दीपक, सॉरी, हाँ बोलिए, एकलव्य जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। नहीं सर, दीपक जी, मैं इसमें ये ऐड करने वाला था, मुझे ऐसा लगता है कि दो सूरतों में पाकिस्तान से मुझे लगता है कि कोई डायलॉग की चांसेस हो सकती है। देखिए, एक तो जितना मैंने नरेंद्र मोदी को समझा है, पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, मैंने एक चीज देखी है कि एक तो उनकी हाईली डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। वहां पे जो चुनी हुई सरकारें रही, आपने देखा होगा जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने नवाज शरीफ से एक पहल करी। उसके बाद जब उन्होंने मतलब उल्टी सीधी हरकतें हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह भी हुई, बालाकोट भी हुआ। आपने देखा होगा कि इस बीच में जब इमरान खान की नई चुनी हुई सरकार बनी तो उस समय भी मोदी जी ने एक बार पहल करी थी। लेकिन जब से ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का जो एक व्यक्तित्व है, कैरेक्टर है उनकी सरकार का, तो इनसे तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के आम व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट नहीं करते। और दूसरा फैक्टर मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि हम ये जो कश्मीर की बातें कर रहे हैं ये नॉन इशू है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि कश्मीर इज अ नॉन इशू। अब अगर टेबल पे बात होगी तो वो पीओके के लेके बात होगी, पीओके को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो बातें अगर पाकिस्तान शायद समझ के अगर पहल करे तो शायद कुछ बात बन भी सकती है। अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान से कभी कोई एंगेज करेगा। ठीक है अटल जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। बस इतना ही कि भी अगर वास्तव में पाकिस्तान चाहता है शांति स्थापित करना, भारत के साथ संवाद स्थापित करना, तो मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसमें विश्वास रखती है, बशर्ते कि पाकिस्तान को अपने प्रायोजित आतंकवाद को, ढांचों को और अपने आईएसआई जैसे मॉड्यूल को खत्म करना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा और भारत विरोधी एक्टिविटीज को खत्म करना पड़ेगा। और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज ये खत्म करके और प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो उस पहल पे आगे बढ़ चुका है, तभी ये संभव हो पाएगा। और निश्चित रूप से देखिए, अगर दोनों देश बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही देशों में डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, पीस भी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल्स भी, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से चलेगी। बस समझना होगा, और वो समझना पाकिस्तान को पड़ेगा, केवल बातों से नहीं, उसके लिए ये उकसावे वाली कार्रवाई को और विचार को डैमेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपकी आखिरी टिप्पणी। लेकिन मेरा एक सवाल भी है सर, ये जो लेटर इस तरीके से जो जिन्हें आप बुद्धिजीवी बता रहे थे, जो नेता, जो पॉलिटिशियन या जो वकील या जो भी जिस भी तबके के लोगों ने लेटर लिखा, प्रोफेसर, शिक्षाविद जो भी रहे हो, लेकिन सर ये क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है क्या जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवा दी, आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवा दी, या जो हमारे देश के नागरिक थे उन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो पहलगाम का मामला हो या फिर दूसरे मामले रहे हो? मैं आपका सवाल थोड़ा दोबारा बताइए। जी मैं शिवदान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये इस तरीके के जो लेटर जो भी लोग लिख रहे हैं, क्या ये हमारे देश के उन सैनिकों का शहादत का अपमान नहीं है क्या, जिन्होंने इतने सारे हमलों के अंदर, पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों के अंदर अपनी जान गंवा दी, या हमारे जो नागरिक थे देश के जिनको बेवजह मार दिया गया? देखिए ऐसा है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इस तरह का जो थॉट प्रोसेस इसने इनिशिएट किया है दोनों साइड के लोगों ने, उसको इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान की सेना वहां पर कंट्रोल किए हुए है और वहां का जो थॉट प्रोसेस है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए बिल्कुल माकूल बना हुआ है। क्योंकि जो मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया है वो अपनी एग्जिस्टेंस केवल आतंकवाद के द्वारा ही प्रूव कर सकते हैं। और जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा जो कश्मीर का हुआ, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। जब जम्मू कश्मीर के राजा ने अपनी विलिंगनेस दी है भारत में शामिल होने की, तो पाकिस्तान को क्या अधिकार बनता था कि उसकी सेना ने भारत पर हमला किया। तो इसलिए बातचीत भी की जाएगी भारत पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान इस बात को मानेगा ही नहीं कि ये जो विलय हुआ है कश्मीर का भारत के अंदर, वो लीगली हुआ है, किसी जोर जबरदस्ती तो नहीं किया भारत ने।
पाकिस्तान इसको हमेशा अनऑथराइज बोलेगा और बोलेगा गैर कानूनी है, और इस पर दोबारा से वो जो उसका कहता है कि वहां पर वो वोटिंग होनी चाहिए और वहां जनता की आम राय देनी चाहिए, वो अपने आतंकवादी भय के साथ में कोशिश कर रहा था पहले कि इससे वोट डलवा दे अपने फेवर में, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई टॉक संभव नहीं है, क्योंकि वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है। और इसका जो प्रूफ यही है कि वहां बलूचिस्तान में अलग लड़ाई चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा अलग चल रही है, और पाकिस्तान जो है की सेना जो है चारों तरफ से अटैक है उनके द्वारा। तो इसलिए पाकिस्तान की तो अपने अंदर इंटरनल कंडीशन इतनी खराब है कि भारत से वो बात करने की पोजीशन में है ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल शिवदान सिंह जी, साथ में अटल खंडेलवाल जी और एकलव्य सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो कुल मिलाकर देखिए, भले ही हिंदुस्तान के 61 लोग और भारत और पाकिस्तान के दोनों मिलाकर 117 लोगों ने लेटर भले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिख दिया हो, लेकिन विशेषज्ञ जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मानते हैं कि यह बातचीत संभव ही नहीं है जब तक कि पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरीके से खत्म ना कर दे, या फिर जो आतंकवादी है उनको भारत को सुपुर्द ना कर दे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।